Hello students, this is Dr. Kumar Jain, Assistant Professor from Government Law PG College बीकानेर. क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी जो कि LLB पार्ट 3 का पेपर है, उसमें थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट में आपने पूर्व में कंसेप्ट ऑफ पनिशमेंट समझ लिया होगा. थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट आगे स्टार्ट करते हुए, when we start with the theories of punishment, I had started with the four punishments, that is the four punishment theories, that is the deterrent theory, the retributive theory, preventive theory and the reformative theory. यदि deterrent theory को देखा जाए, यदि प्रतिरोधात्मक सिद्धांत को देखा जाए तो वह क्या कहती है. इस सिद्धांत के अनुसार प्रारंभिक काल में दंड का स्वरूप बहुधा प्रतिरोधात्मक हुआ करता था, जिसके अंतर्गत अपराधी को यातनात्मक दंड दिया जाता था ताकि वह अपराध कृत्य से दूर रहे तथा उसके दंड से उदाहरण लेते हुए अन्य व्यक्ति भी अपराध करने से विरत रहें. इस प्रकार दंड की कठोरता अपराधी के लिए भय का पर्याप्त कारण होने के साथ साथ अन्यों के लिए चेतावनी का भी कार्य करती थी. यही कारण है कि प्राय सभी दंड व्यवस्थाओं में प्रतिरोध के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है, भले ही प्रतिरोध की मात्रा के बारे में दंड शास्त्रियों की धारणाएं अलग अलग क्यों न रही हों. यदि इसे देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि early modes of punishment were by and large deterrent in nature. This kind of punishment presupposes infliction of severe penalties on offenders with a view to deterring them from committing crime, from stopping them to commit crime. Fine. It is a fulfillment of one's vengeance that underlies every criminal act. The deterrent theory also seeks to create some kind of fear in the mind of others by providing adequate penalty and exemplary punishment to offenders, which keeps them away from criminality. Thus, the rigor of penal discipline acts as a sufficient warning to offenders as also others. Deterrence as a measure of punishment particularly fails, however, in case of hardened criminals because the severity of punishment hardly has any effect on them. This is a criticism of deterrent theory. It also fails to deter ordinary criminals because many crimes are committed in a spur of moment without any prior intention or design. The futility of deterrent punishment is evinced from the fact that quite a large number of hardened criminals return to prison soon after their release. यदि डेटरेंट थ्योरी को देखा जाए, यदि प्रतिरोधात्मक सिद्धांत को देखा जाए तो वह क्या कहता है, उसके बारे में क्या पुष्टि हो सकती है, अंत में क्या कहा जा सकता है. इस बात की पुष्टि से यह कहा जा सकता है कि जब मृत्यु दंड, इसका एक क्रिटिसिज्म है, आलोचना है, ठीक है, जब मृत्यु दंड से दंडित किए गए अपराधों को खुले स्थानों में फांसी दी जाने की प्रथा प्रचलित थी, उस घटना स्थल पर एकत्रित हुए, ऐसा प्राय देखा जाता था, जन समुदाय में ही चोरी, मारपीट या छेड़छाड़ की आपराधिक घटनाएं हो जाया करती थी, जिससे उदाहरणात्मक या प्रतिरोधात्मक दंड की प्रभावहीनता का अनुमान लगाया जा सकता है. तो यह इसका क्रिटिसिज्म हुआ. नाउ द नेक्स्ट थ्योरी, दैट इज प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, रेट्रिब्यूटिव थ्योरी. जहां एक और प्रतिरोधात्मक सिद्धांत को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक प्रभावी साधन माना गया था, वहीं दूसरी ओर
यदि दोनों में अंतर आता है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। वहीं दूसरी ओर प्रतिशोधात्मक सिद्धांत ने दंड को स्वयं एक अंतिम लक्ष्य निरूपित किया है। किसके अनुसार कहा गया है? डॉक्टर P.K. सेन। यदि आप कोई कोटेशंस देते हैं तो इससे क्वेश्चन में थोड़ी सी हेवीनेस आ जाती है, इट लुक्स फाइन। के अनुसार प्रतिशोधात्मक सिद्धांत का मूल आधार यह है कि परिणामों की परवाह किए बिना बुराई का बदला बुराई से ही लिया जाना चाहिए। अतः इस सिद्धांत के पीछे प्रतिशोध की भावना प्रबल थी, जो इस मान्यता पर आधारित थी कि अपराधी को दिए जाने वाले दंड की पीड़ा उसके द्वारा किए गए अपराध कृत्य से प्राप्त सुख से कहीं अधिक होनी चाहिए, ताकि दंड प्रभावी हो सके। इस प्रकार दंड के प्रतिशोधात्मक सिद्धांत के समर्थकों ने दंड को अपराधी के अपराध कृत्य के प्रति समाज का निरुनुमोदन माना है। इट इज अ डिसअप्रूवल। और अनेकों आलोचकों, देखिए जब भी थ्योरी लिखें तो उसके साथ उसका क्रिटिसिज्म लिखना जरूरी है, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन की तरफ अपन जब चल रहे हैं। अनेक आलोचकों ने प्रतिशोधात्मक सिद्धांत को मानव की निकृष्ट प्रवृत्ति का प्रतीक बताया है, क्योंकि वह प्रतिशोध या बदले की भावना पर आधारित है। उनके विचार में दंड स्वयं में लक्ष्य ना होकर सामाजिक सुरक्षा तथा शांति के लक्ष्य प्राप्ति का एक साधन मात्र है। अनेक विधि शास्त्रियों ने दंड के प्रतिशोधात्मक सिद्धांत को पश्चाताप की भावना से संबंध करते हुए कहा है कि जिस प्रकार अपने कुकृत्य के लिए पश्चाताप करने वाला व्यक्ति दंड के रूप में स्वयं के शरीर को कष्ट देने हेतु प्रेरित होता है ताकि उसका दुष्कृत्य घुल जाए, ठीक उसी प्रकार अपराधी को दंडित करने से वह निर्दोषिता की पूर्व स्थिति को प्राप्त कर लेता है। अर्थात अगर इसका गणितीय सूत्र माना जाए तो क्या होगा? अपराध प्लस दंड इज इक्वल टू निर्दोषिता के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। परंतु इस विचार की भी आलोचना हुई है, क्योंकि अपराधी द्वारा अपने अपराध का दंड भोग लिया जाने के पश्चात वे निर्दोषिता की स्थिति में आ जाने के कारण यह समझने लगता है कि उसने जो अपराध कृत्य किया था उसका दंड तो वह भुगत चुका है, अतः वह पुण्य अपराध करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। If we start with the retributive theory, then what it says? Deterrent theory. See, you have to compare sometimes in the introduction. If only retributive theory is asked for about some words, more than 20 words, 50 words accordingly, then you can little bit compare with the previous theory also. That is the deterrent theory. Deterrent theory considered punishment as a means of attaining social security. The retributive theory treated it as an end in itself. It was essentially based on retributive justice, which suggests that evil should be returned for evil without any regard to consequences. The supporters of this view did not treat punishment as an instrument for securing public welfare. The theory therefore underlined the idea of vengeance or revenge. Thus, the pain to be inflicted on the offender by way of punishment was to outweigh the pleasure derived by him from the crime. In other words, retributive theory suggested that punishment is an expression of society's disapprobation for offenders' criminal act. Most penal. Thank you. The next two theories in the next slides.